चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज नहीं आती है तुम लोगों की? हाँ, संख्या बल दिखना चाहिए, है कि नहीं? तो आज जो कल वाला लेक्चर दे रहे थे ना, अब उसमें हम लोग, आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी अगर चूक की होगी या बेसिक पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आज फिर ये ब्लैंक होगा। कल हम लोगों ने इसकी बेसिक्स देखी थी, साइन और सिंबल्स के बारे में देखा था। आज हम लोग इसके यूज और एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। मसलन उसमें जितने भी हमने कन्वेंशनल साइंस देखे थे, ट्रिक्स देखे थे, उसमें कहीं भी कोई परेशानी है तो कहां से है और कैसे उसका इम्प्लीकेशन है। प्रोमिनेंट विलेजेस क्या है, टाउन्स क्या है, लैंड यूज ओवर कैसे होता है और हम कैसे उसको पहचानते हैं। छोटा सा चीज है, उसके लिए कैसे कलर्स होते हैं, कैसा सिंबल्स होता है, वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। देखो, कॉन्टोर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है और शेप रिप्रेजेंट करते हैं हाइट और स्लोप का। जैसे शेप्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसके जरिए पता लगेगा कि जो चीज भी हम दिखा रहे हैं वो हाइट है, स्लोप है, प्लेन है या क्या है। क्लियर है? और उसके ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो लैंडफॉर्म बताता है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? मतलब उसके जो शेप, अब जैसे यहीं देखिए, सिंगल लाइन दिखाया है, टेम्पररी हट है। परमानेंट हट है, पूरा एकदम स्क्वायर क्लोज करके रेड में है। और विलेज और टाउन है तो विलेज और टाउन का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर जो विलेज है वहां पर टेम्पररी चीज ज्यादा होंगी, दोनों के बीच में डिवाइडेड है तो एक सड़क दिखाया है। जो भी टेम्पररी है उसको क्लोज नहीं दिखाया और जो परमानेंट है वो क्लोज दिखाया। तो एक सिंगल सिंगल भी हो गया और कॉम्बिनेशन भी होगा। क्लियर है सभी लोगों को? क्लोजली स्पेस काउंटर रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप्स वाइल वाइडली स्पेस काउंटर्स रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप। ठीक है, ये हम लोग यहां पर देख भी लिया। When two or more contour lines merge with each other, they represent the features of the vertical slope, such as cliff कहते हैं, या उसको क्या कहा जाता है। कोई परेशानी नहीं है, ये एक डेफिनेशन भी होता है या फिर समझने का कॉन्सेप्ट भी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कि जब दो या दो से अधिक कॉन्टोर लाइन एक जगह मर्ज कर रही हो तो वो क्या बनाती है, उसको क्लिफ बोलते हैं। पूछ भी देता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिफ एंड हाउ द क्लिफ विल बी फॉर्म, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? कोई परेशानी है बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके का एक लैंडफॉर्म हम देख सकते हैं, है ना, कलरफुल थोड़ा सा बनाया कि दिखे, ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा अजीब ही लगता। इसको आप कलर मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर इसलिए दिखाया है कि हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल भी हम करते हैं। ब्राउन मसलन, रेड करते कि नहीं, येलो। तो इस तरीके से हमने यहां दिखाया कि द फीचर्स आर स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जैसे हिल्स विद द कॉनकेव, कॉन्वेक्स स्टेप और जेंटल स्टेप, और उसका शेप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्लेट्यू ले रहे हैं तो इट इज ब्रॉड, नैरो, फ्लैट, अनड्यूलेशन और डिसेक्टेड होगा। प्लेन होगा तो वो एलुविलियल होगा, ग्लेशियल होगा, कास्ट होगा, कोस्टल होगा, मार्सी होगा। अगर माउंटेन होगा तो जनरल एलिवेशन मतलब छोटा मोटा, पीक चोटी, और पासेस मतलब दोनों के बीच में, जो जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। सुना है ना आप लोगों ने, दो पर्वतों के बीच से जो जाता है। ये तो क्लियर है। मसलन आप यहां भी देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ना ये, ठीक है। हाइट भी अगर कहीं पहाड़ में और इन दोनों के बीच में अगर कहीं स्पेस, जैसे ये स्पेस बन रहा है, हालांकि यहां से नदी निकल रही है, अगर यहां नदी नहीं होती तो ये दर्रा वाला इलाका हो जाता, होता ना। यहां देखिए आपको लेक्स दिखाया गया है, वैली दिखाई गई है, प्लेन्स दिखाया गया है, रिवर दिखाया गया है, हिल्स दिखाया गया, माउंटेन भी है और टेरेन भी है। कोई परेशानी है किसी को? कोई परेशानी है किसी को तो बोलिए, बोलिए। तो क्लोजली पैक कॉन्टर्स रिप्रेजेंट करता है स्टीप, वो पिछले में भी था, और वाइडली वाला जो रिप्रेजेंट करता है जेंटल। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When two or more contour lines merge with each other, they represent the features of vertical slope. उसको क्लिफ और वाटरफॉल बोलते हैं। या रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर इस चीज को हम एक मैप या फिर किसी फिगर में पढ़ रहे थे, यहां पूरे स्ट्रक्चर एक साथ है। तो हमें इस बात को समझना है कि जहां पर भी लाइंस ज्वाइन हो रही हैं वो वाटरफॉल है। जैसे देखो यहां भी लाइन ज्वाइन करेंगी, जब इसका मैप बनाओगे यहां भी लाइन ज्वाइन करेंगी। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अब आ जाइए, एक टोपोग्राफी मैप है, ऐसा मैप बनता है जब पूरा टोपोग्राफी बनाए जाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें मींस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे, तो बेसिक चीजें थी, पर हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो हमारे सामने है वो एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन के। तो एक टोपोग्राफी मैप में जब आप नोटिस करेंगे तो वहां पर आपको ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी। आपको यहां दिखाई दे रही है, बोलिए, दिख रही है इसमें ब्लैक लाइंस? तो ब्लैक लाइन को आपको ध्यान देना है, दैट क्रॉस द मैप। These lines are symbol of roadways and railway track, indicate type of the communication in the area, और ये डिपिक्ट करती हैं कि कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर वो डॉटेड है या फिर फ्लैट है या फिर क्लोज्ड है, अलग अलग तरीके का। अब ये चेंज भी किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम डार्क ब्लैक है तो ये रेलवे ही होगा, या फिर डॉटेड है तो ये रोडवेज ही होगा। डिपेंड अपॉन द कार्टोग्राफर जो उसको बना रहा है। क्लियर है?
जो इसको क्रिएट कर रहा है, लेकिन हाँ ब्लैक कलर के जरिए हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, मसलन रोडवेज और रेलवेज या अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई परेशानी है? कोई परेशानी किसी को गर्ल्स? चलिए, इसके आगे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट इंडिकेट करने बहुत जरूरी होता है। किसी वक्त कोई पूछ हो सकता है कि व्हाई वी यूज द कलर्स एज वेल एज द मींस ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द कंटूर लाइंस और इनटू द टोपोग्राफी मैप, जबकि हमें मालूम है कि ये बड़ा ही क्या होता है, रिसर्चल चीजों पे या फिर गुप्त चीजों पे या बहुत ही खास चीजों पे इस्तेमाल किया जाता है ना, रिसर्च में, डिफेंस में, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करने के लिए स्पेसिफिक, भाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखने के लिए भी तो करते हैं। आप कहोगे कि सर ऐसी जगह में हम ट्रांसपोर्ट को क्यों बना रहे हैं? तो भाई कहीं पे भी बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं कि अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन वाले इलाके का पता ना हो, तो जब हम लोगों ने कारगिल का युद्ध किया तो हमें कैसे पता लगा कि वो इलाका जो 6-6 महीने के लिए एग्रीमेंट था कि 6 महीने तक वहां ना पाकिस्तान की आर्मी रहेगी ना इंडियन आर्मी रहेगी, और जब वो लोग उसका फायदा उठाकर सर्दियों के आने से पहले ही वापस गए ही नहीं और वहीं छुपकर बैठ गए, है ना, टाइगर हिल और सभी इलाकों पे, तो हमें कैसे पता लगा कि 5431? कैसे पता लगा? इसका मतलब टोपोग्राफी बनाई गई। अब 5431 से जाने से पहले 3471 बनाया गया था, जो इसके सीधे एलिवेटेड पॉइंट पे था। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता अगर क्लियर नहीं होगा तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा। आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन यहां पर किस रास्ते से आ सकता है। अगर वो यहां से आ सकता है तो हम उसको कहां से रोक सकते हैं और हम कहां से वहां जा सकते हैं। इसका मतलब जितना योगदान वहां के टेरेन का है, जितना उसके योगदान वहां के लैंडफॉर्म का है, जितना योगदान वहां पर अदर नेचुरल और मैनमेड रिलीफ जो हम मैप में दिखा रहे हैं, उतना ही कम्युनिकेशन का भी। कोई परेशानी? क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर, ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हम पहुंच ही नहीं सकते ना वहां पे, या जो सामने वाला पहुंच रहा है उसके बारे में भी हमें पता लगना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने कहा था ना कि पीएम आने वाले हैं तो चीजें सैनिटाइज कराई जाएंगी, सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक की जाएंगी, तो यह पता होना जरूरी है कि हम जहां बुला रहे हैं वहां कितने रास्तों से चीजें आ रही हैं। मसलन अगर वो इस लोकेशन पे भाषण देने वाले हैं तो 200 मीटर बिल्कुल ब्लैंक किया जाएगा, 600 मीटर 1-1.5 किलोमीटर में पूरा एकदम इवैक्यूएट चीजें करा दी जाएंगी, दुकानें बंद होंगी, नेट और ब्रॉडबैंड की चीजें बंद कर दी जाएंगी, कनेक्ट करने वाली स्टेट हाईवे क्लोज कर दी जाएगी, नेशनल हाईवे उतनी देर के लिए क्लोज रहेगा ताकि कोई बड़ा चीज ना हो, एयर कोई भी पास नहीं करेगा। ये सारी चीजें की जाती हैं सिक्योरिटी के मद्देनजर। तो ये सब चीज कैसे हुआ? क्योंकि एग्जैक्ट इतना बड़ा तो देश है, एक बार तो आप कह दो कि हम यहां खड़े हैं, कैसे हो जाएगा 1 मिनट के लिए? कैसे पता लग जाएगा कि हमको इसी 600 मीटर में ये काम करना है? कैसे? इसी मैप के जरिए कि जो मैप वहां लेकर बैठा है उसको बताया गया कि भैया हम यहां पर मान लो 63.81 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बैठे हैं, इसके 2241 इस लोकेशन पे है, इसके 221421 ये एक 6 ग्रिड है, यहां पर ये काम हो रहा है। और इस ग्रिड पे आपको जो ये रेड रंग का दिख रहा है यहां डाइस बना हुआ है, ये ब्लैक रंग का जो दिख रहा है यहां पर लोग हैं, ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है ये सेटलमेंट है, और ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये रोड जा रहा है। तभी तो पता है, तभी तो यहां पर सिक्योरिटी भेजी जाएगी और लोगों को पता होगा। जैसे किसी ने कहा जो सिक्योरिटी पे मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं आपको, तो उसको पता है कि जैसे मान लो एग्जांपल समझिएगा यहां से कि पीएम यहां पर भाषण देना है रेड वाले इलाके पे, और किसी ने, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं ऐसे ही, कि किसी ने कहा कि सर यहां हलचल हो रही है, ये ब्लू वाले के आसपास, उसने कहा कहां हो रहा है, बोले नदी के किनारे में, गंगा जी के उस तरफ में कुछ हलचल हो रही है जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो गंगा जी के किनारे वाटर बॉडी दिखाई दे रही है यहां से, अब इस वाटर बॉडी यहां के बीच का डिस्टेंस तुरंत वो निकालेंगे, यहां के नंबर वाले बटालियन को तुरंत वहां भेज सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहां से यहां जाएंगे कैसे? तो इसको पता है कि भाई देखो ये वाला बंदा यहां से आ रहा है, यहां से इसको इजीली कनेक्ट कर सकता है, और वो एक बार वो सेटलमेंट में घुस गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको वहां से बाहर निकाल पाना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये यहां से घुस रहा है, हम यहां वाली बटालियन को बोले कि ये ब्लॉक कर दो, ये यहां से इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब B17231 वाले क्या कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, B17231 वाले क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। आप देखो तो यहां पे सड़क है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, तो काम आया कि नहीं कम्युनिकेशन। और फिर इधर से एक टीम जाएगी जो उसको रिटेलिएट कर देगी, क्योंकि वो आगे बढ़ने के चक्कर में है, इधर वाली टीम इसको इधर नहीं जाने देगी, इधर आगे बढ़ने नहीं देगी, और इस तरीके से हम सिक्योरिटी थ्रेट को बीट कर सकते हैं। तो देखो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्लियर है कि नहीं है सभी लोगों को? चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज का इस्तेमाल ना सिर्फ अपनी चीजों को निकालने, बहाने या फिर बहाव के लिए किया जाता है, ड्रेनेज का इस्तेमाल भी सिक्योरिटी थ्रेट में होता है, याद रख लीजिएगा। कई बारे में हुआ, गुप्त काल और इतिहास के कई चीजों में आप देखोगे तो लोग पानी के रास्ते निकल जाते थे महलों से, मालूम है आपको?
मसलन राणा प्रताप जब बहुत छोटे थे, महाराणा प्रताप, तो एक हिस्ट्री अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखी है, आपने भी देखी होगी, पर हमने पढ़ी है थोड़ी बहुत और देखा भी है कि राणा उदय सिंह जब लड़ने के लिए जा रहे थे शेरशाह सूरी के सबसे बड़े सेनापति से, शम्स खान से, तो वो क्लियर था कि वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि 8,000 सैनिक लेकर वो आया था और 500 के सैनिक इनके पास थे, है ना। अब 500 लोगों को लेकर 8,000 लोगों से कोई कैसे ही जीतेगा, ये सोच के रखे थे कि हम सब मर जाएंगे। और रानी करुणावती यानी क्या बोलते हैं उनको, राणा सांगा की पत्नी ने सबसे पहले जौहर किया था। जौहर जानते हैं ना आप सभी, पवित्र चीजें हैं, सती की तरह वो जिंदा अपने आप को अग्नि में डाल देते थे। तो उनको क्लियर था और उन्होंने मैसेज दे दिया कि 3 रानियां हैं हमारी, 2 रानियां जौहर करेंगी, एक का बेबी था तो उनको कहा कि नहीं, गर्भवती महिला नहीं जौहर करेंगी क्योंकि उनके पेट में बच्चा है, उनको बचाकर मानसिंह को लेके जाना। वही मानसिंह जिनकी बहन कौन थी, जोधा भाई, जिनको हम लोग जोधा भाई बोलते हैं ना, हरका भाई जोधा भाई, जिनसे अकबर ने शादी की, वही मानसिंह। वो रिलेशन में लगती थी महाराणा प्रताप की, ठीक है। मतलब पढ़ोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, नाम है मानसिंह पर मानसिंह वाला काम नहीं किए थे, सम्मान खत्म कर दिया उन्होंने। तो उनको उनके साथ उनको जब भेजना था वही टनल था, इसी तरीके से टनल थी, स्केप बनाया हुआ था, उन लोग उस समय भी यूज करते थे कि यहाँ वाली समुद्र सुरंग ये सीधे जाकर गंगा जी के किनारे निकलेगी, वहां एक बोट मिलेगा, वो बोट ले जाकर आपको पहाड़ी के पीछे छोड़ देना, वो पहाड़ी के पीछे वाले झरने के पास से आपको किसी भी तरीके से झाड़ियों के सहारे पार करना है, और वहां से हमारा बॉर्डर खत्म हो जाता है, और तब कोई दूसरा देश हमारी मदद करेगा और हमारे बच्चों को आपको वहां से लेकर चले जाना। मैं हर चीज को इस लेवल पे दे रहा हूं थोड़ा इंटरेस्ट समझने के लिए, अदरवाइज आप देख सकते हो कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे डिजाइन दिया जाता है, कि टॉपोग्राफिकल फीचर है जिसके जरिए हम क्या देख सकते हैं, रन ऑफ देख सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर देख सकते हैं, इसके बैरियर कहां से है, शेडेड कहां से है, मतलब अगर पानी यहां से निकल रही है तो रुकती कहां पर है, फ्लो कैसे हो रही है, निकल कहां से रही है, कहां तक जा रही है, किस जगह पे पहुंच रही है, कहां धारा तेज हो रही है, कहां किसी से मर्ज होकर एक संगम बना रही है, कहां ये सूख जाती है। मसलन गंगा जी अगर जैसे निकल रही है हमारे यहाँ हरिद्वार से, तो हमें लगता है गाजीपुर में सबसे ज्यादा कम रहता है पानी। आप अगर आसपास में देखोगे, बक्सर में भी पानी आपको बहुत डीप दिखाई देगा, बनारस चले जाओ तो पूछना ही नहीं है, खैर, है ना। बक्सर में भी आपको पानी बहुत बिखराव, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चैनलाइज, यहाँ से टर्न हो जाता है ना, बहुत जबरदस्त टर्न हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी पतली मिलेगी। तो अब अगर इसी का हम एलिवेटेड पॉइंट बनाए गंगा जी का ही, तो हमको देखने को मिल सकता है कि रन ऑफ कहां से है, फ्लो कहां से है, ग्राउंड ये वाटर और ग्राउंड वाटर कहां से इसके आसपास में कनेक्ट हो, क्योंकि हमें लगता है कि रिवर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों से चलती है, ऐसा नहीं है, बारिश के पानी भी उसमें मिलती है कि नहीं मिलती है। अब इसका एग्जांपल कैसे क्लियर होगा, इसका एग्जांपल क्लियर होगा, आप लोगों ने क्लाइमेट और रिवर्स के बारे में पढ़ा हो, तो उसमें 2 होते हैं, हिमालयन रिवर और पेरिनियल रिवर। पढ़ा आपने? पेरिनियल रिवर को क्या कहा जाता है, सीजनल वाले, वो बारिश के सीजन या मानसून जब होता है तभी दिखते हैं, उसके बाद वो दिखते नहीं। दिखते हैं क्या? उसमें क्या बनता है, बोलो क्या बनता है? ऑक्सबो पढ़ा है आपने, और मिंडर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, ऑक्सबो और मिंडर्स, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। A watershed can be defined as all of the stream tributaries that flow to some location along the stream. क्लियर है? वाटरशेड को क्या हम कह सकते हैं, सभी सहायक नदियां जो एक बड़ी जलधाराओं के साथ चल रही है, ठीक है। कोई परेशानी? 3 डेफिनेशन अभी तक देखने को हम लोगों को मिल चुका है। अब अगर हमको नेचुरल और मैनमेड सेटलमेंट्स देखना है एक साथ, तो ये कलरफुल मैप के जरिए देख सकते हैं। यहां देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा, मार्सेस भी मिलेंगे, ब्लैक एरिया जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट को दिखा रहा है। जो भी ये ब्लैक वाली लाइंस के जरिए आसपास हम एरिया दिखा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे, ये सब क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स सच एज बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड ट्रेल्स। तो मैंने आपको बताया कि ब्रिजेस, टेल्स, रोड, कम्युनिकेशंस का कलर डिपेंड करता है कि जो बना रहा है वो क्या दे रहा है। इसके साथ साथ लीजेंड्स का भी शो किया जाता है। लीजेंड आप लोगों को अच्छे से मालूम है, जिस आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, मॉस्क्यू देखने को मिल रहा है, टेंपल देखने को मिल रहा है, ट्रेन देखने को मिल रहा है, होटल्स देखने, रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे हैं, बाईपास देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्या है, नेचुरल तो है नहीं, मैनमेड सेटलमेंट्स है। इसके अलावा अब इसके आसपास लेक, लूरीज विलेज, तो लेक क्या है, क्लियर है, हिल्स है ना, ये नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क क्या है, ठीक है। नेचुरल अगर होगा तो क्या होगा,
फॉरेस्ट। क्या होगा? ये तो पर्चा है ना? आई होप अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरे जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एग्जांपल में इसको इसमें देखना है कि फॉर एग्जांपल इसने अभी कहा ना एक एक्स लोकेशन है और एक वाई लोकेशन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो हम सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेंगे? दोनों के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस क्या है। ठीक है, मान लो ये एक्स लोकेशन इस पे है और वाई लोकेशन हमारा जो है वो 93.8 है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ईस्ट है कि वेस्ट है। दोनों ईस्ट है, बहुत बढ़िया। दोनों अगर ईस्ट है तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हम एग्जैक्ट निकालेंगे। ये डिफरेंस निकल कर आएगा तो हमें मालूम है ना कि एक लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? एक लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट। ठीक है, इसके हिसाब से टाइम डिफरेंस हमको निकल कर आ गया। अब टाइम डिफरेंस निकल कर आएगा तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन दोनों का चार्ट हम डिफरेंस कर देंगे। अब दोनों का चार्ट जब हम टोपोग्राफी बनाएंगे तो दोनों की टोपोग्राफी मैप के जरिए हम सारी चीजें पता कर लेंगे, मसलन पहाड़, झरना, नदी, मेन, नॉन मेड, कोई ना कोई तो रोड और ट्रांसपोर्ट होगी, कोई ना कोई तो नेचुरल बिलीव होगी जो दोनों को कनेक्ट करती होगी, करेगी। जब दोनों कनेक्ट करती होगी तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई लाइंस होगा, जैसे मसलन यहां लिखा हो 2241, यहां लिखा हो 6431, दोनों के स्केल्स को उठाएंगे और स्केल के मेजरमेंट से हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। बोलिए, वही चीज वहां बताने की कोशिश की गई। कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है तो बताइएगा। साइन वाला मैंने जो बताया वो यहां से था और उसका वाला जो मैंने बताया वो इस तरीके से। क्लियर है? अगले चीज इसमें हम जो देख रहे हैं वो क्या है? ईस्टर्न रॉकी हाईलैंड और लोलैंड। हाईलैंड और लोलैंड को हमने उस वहां पर भी देखा। और क्लाइमेट कैसे पाए जाएंगे, तो देखो क्लाइमेट के ऊपर क्या है, क्लाइमेट का सिंपल सा फंडा है कि एलिवेटेड पॉइंट पे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? बोलिए, एलिवेटेड पॉइंट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, मतलब ठंड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, कैसा कैसी तरफ जा रहे हैं हम? माइनस डिग्री में जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? माइनस होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक अगर हम लगा रहे हैं हिल्स के ऊपर और माउंटेन्स के ऊपर तो दोनों में डिफरेंट करेगा, क्योंकि हिल्स जो है उतने एलिवेटेड पॉइंट नहीं होते हैं, माउंटेन्स में पीक्स देखने को मिलता है। कभी आपने सुना है कि हिल पे पीक है? पीक कहां देखने को मिलेगा? यहां पर आपको अनइवन लैंड मिल सकता है पर पीक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज का फंडा अपने आपको क्लियर रखना है। दूसरा ख्याल रखना है कि किसी भी लैंड फॉर्म का जब हम क्या निकालते हैं, किसी भी लैंड फॉर्म का जब हम डिस्टेंस निकाल सॉरी हाइट निकालते हैं तो हमेशा सी लेवल से होता है। किससे होता है? ठीक है, जैसे मसलन अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पे जैसे एग्जांपल यही है गाजीपुर, तो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो गाजीपुर पे वहां लिखा होगा गाजीपुर सिटी या गाजीपुर घाट, और वहां पर लिखा होगा जैसे एग्जांपल में मान लो 547 जो भी, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज अबव द, और वहां लिखा होगा सी लेवल। देखा आपने कभी स्टेशन पे? ध्यान दिया है? अब की ध्यान दीजिएगा, हर जगह डिस्टेंस ये लिखा होता है जहां पे भी। क्यों वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो ट्रेन चलाने वाला है ना उसको पटरी और हाइट के डिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम, उसको मालूम होना चाहिए कि हम कितनी हाइट के स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, तो किस हाइट से पीछे वाले डब्बे को हमको सॉरी किस स्पीड से हमको पीछे वाले डब्बे को एलिवेट करके लेके जाना है। लास्ट वाले स्टेशन जहां से हम खुले हैं उसका एलिवेशन क्या था वो नोट रखता है, और अगला वाला एलिवेशन कितना होना है, क्योंकि ट्रेन जो चलती है ना वो कोई रोड सड़क पर नहीं चलती कि थोड़ा दाएं और बाएं कर लेंगे, है ना। पहले होता था कि लोग पटरियां काटते थे, अब पटरियां ऑटोमेटिक कटती हैं, मालूम है ना, सडन से घूम जाती है और 140 120 130 की स्पीड में घूमती है ना। तो एलिवेटेड, अब एलिवेटेड कहोगे क्यों पता होना चाहिए भाई? हजारों टन, एक तरीके से देखो तो कितना टन का लोड रहता है, स्पीड भी है, और एक आयरन पे मैग्नेटिक फोर्स भी बनता रहता है। आयरन स्मेल्टिंग होती है ना, क्यों होती है? उसमें बहुत तेजी से चलता रहता है। कभी सुना आपने? बैठे होते हैं ट्रेन में तो अजीब सी स्मेल आती है आधा एक घंटा ट्रेन जब चलता है तो, कभी महसूस हुई है आपको? अजीब सी स्मेल, खूब तेजी से ट्रेन थोड़ा देर चले तो एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कुछ बर्न कर रहा हो, लगता है कि कुछ जल रहा है। वो आयरन की लगातार घर्षण की वजह से वो स्मेल होता है। उस स्पीड में अगर एलिवेटेड पॉइंट का नहीं पता है तो पटरियां लगाने वाले को भी दिक्कत है, ट्रेन चलाने वाले को भी दिक्कत है, सिक्योरिटी और एग्जिट पॉइंट वाले को भी दिक्कत है। कोई परेशानी? तो इतनी चीजों को एक बार आप लोग जो है एक राउंड फिगर कर लीजिए, और उसके बाद भी कोई चीजें अगर दिखती है तो डू लेट मी नो। मेरे हिसाब से अब सिर्फ डाउट बचा है, और आई एम ऑलवेज रेडी टू कंप्लीट द डाउट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है,
सिंपल सा चीज है, अगर कोई एक ईस्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर एक ईस्ट है और दूसरा वेस्ट है तो सम हो जाएगा। दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। और जो आएगा उसको हमारे टाइम में माइनस करेंगे, हमारा टाइमिंग होगा इंडियन टाइम, उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसका लॉजिक भी समझ लो क्या है। मान लो कि एक वेस्ट का देश है और हमारा ईस्ट का है, तो लॉजिक समझिए, हमारे यहां सूरज पहले आएगा कि वेस्ट में पहले जाएगा, सब बोलिए। लॉजिक की बात है ना, सूरज कहां से उगता है, तो इसका मतलब ईस्ट में मेरे पास पहले होगा, वेस्ट की कंट्री में बाद में जाएगा, तो हमारे टाइम से तो पीछे ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो हमसे हमेशा पीछे होंगे कि आगे होंगे, ठीक है। और जब सेम रहेगा तो यहां पर हो जाएगा, यहां सम किया था, अब जब सेम होगा ईस्ट ईस्ट तो ये माइनस हो जाएगा, और जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, अपने टाइम में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री है तो ऐड, सिंपल उल्टा रखना है। और फॉर्मूला क्या होता है, जो भी है लॉन्गिट्यूडनल सम है तो सम डिफरेंस तो डिफरेंस इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, हमेशा एग्जैक्ट टाइम निकल कर आ जाएगा। कोई परेशानी किसी को, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा।